नमस्कार। मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज की हमारी चर्चा का विषय है आधुनिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आधुनिक काल के आरंभ को लेकर विद्वानों में मतभिन्नता पाई जाती है। मिश्र बंधु आधुनिक काल का आरंभ 1843 से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनसे सहमत हैं, किंतु डॉक्टर नागेंद्र आधुनिक काल का आरंभ 1857 से मानते हैं। आधुनिक इतिहास की प्रथम प्रमुख घटना सन 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संघर्ष है, जो एक प्रकार से आधुनिक युग की पहली सीमा रेखा है। राष्ट्रीय चेतना और राजनैतिक जागरण का यह संघर्ष वास्तव में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का आरंभ मानना अधिक संगत लगता है। इस काल को विद्वानों ने गद्य काल, विद्रोही काल, परिवर्तन काल तथा आधुनिक काल के नाम से संबोधित किया है। सन 1857 से आज तक के कालखंड को आधुनिक काल मानने की हम सबको आदत हो गई है, क्योंकि सर्वाधिक विद्वानों ने इस कालखंड को आधुनिक काल के नाम से संबोधित किया है। इस अवधि के साहित्य को प्रवृत्तियों के आधार पर भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावादी काल, छायावादोत्तर काल के छोटे छोटे चरणों में विभाजित किया जाता रहा है। भारतीय समाज में बदलाव की नई प्रक्रिया का प्रारंभ अंग्रेजी शासन की स्थापना के फलस्वरूप उत्पन्न सांस्कृतिक टकराहट से हुआ था। मुस्लिम आक्रमण का दर्द, संघर्ष का आवेग तथा धार्मिक तनाव की स्थिति मध्यकाल के अंत तक समन्वय तथा सामंजस्य के धरातल पर पहुंचकर भारतीय संस्कृति में प्रायः लीन हो गई थी। विदेशी शासक लगभग स्वदेशी हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों की भारत में घुसपैठ तथा गद्दी हथियाने की कूटनीति शनैः शनैः देशी नरेशों को हटाकर संपूर्ण भारत पर राजनीतिक अधिकार ऐसी घटनाएं रहीं जिनसे भोग विलास की रीतिकालीन मस्ती बेचैनी में बदलने लगी। अंग्रेजों की मूल प्रवृत्ति व्यापारिक थी, इसलिए उन्होंने भारत को सौदा खपाने वाले बाजार के रूप में चुना और यहाँ के कुटीर उद्योग जो पुश्तैनी थे, जिनका कलात्मक उत्कर्ष तथा बारीकी विश्वविख्यात थी, धीरे धीरे चौपट होते गए। व्यावसायिकता का असर गांवों पर भी पड़ा। यातायात की सुविधा से गांव का माल शहरों में, शहरों का माल गांवों में पहुंचने लगा। अंग्रेजों की स्वार्थपरक कृपा से जमींदारी प्रथा और महाजनी सभ्यता की समृद्धि हुई। डॉक्टर बच्चन सिंह मुस्लिम तथा अंग्रेजी सभ्यता के द्वारा लाए गए आर्थिक परिवर्तन के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, मुसलमान यायावर थे और सामाजिक विकास की दृष्टि से वे पिछड़े थे। उनकी स्थिति पूर्व सामंतीय थी, इसलिए वे विजयी होकर भी यहाँ की उच्चतर सभ्यता से विजयित हो गए। वे समाज के ढांचे में कोई बुनियादी फर्क नहीं ला सके। आर्थिक इकाइयों में यथास्थिति बनी रही। अंग्रेज सामंतीय व्यवस्था से आगे बढ़कर पूंजीवादी व्यवस्था अपना चुके थे। सामाजिक विकास की दृष्टि से वे यहाँ के लोगों से एक मंजिल आगे थे, इसलिए आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने और परिवर्तित करने में उन्हें सफलता मिली। नई अर्थव्यवस्था में शासक और शासित के बीच जमींदारों, महाजनों तथा सरकारी दलालों के आ जाने के कारण शोषण की प्रक्रिया तेज हो गई। अंग्रेज तो प्रमुख शासक थे ही, बड़े जमींदार भी अपने को छोटा शासक समझने लगे। इनके अत्याचार अंग्रेजों से कम नहीं होते थे। यही कारण है कि सामान्य जनता की स्थिति शोचनीय थी।
अर्थ केंद्रित जीवन दृष्टि के विकास के कारण पारस्परिक द्वेष, कलह बढ़ते जा रहे थे। बीच बीच में पड़ने वाले अकाल और महामारी से रही सही ताकत भी छीन होती जा रही थी। अंग्रेज भारत को उपनिवेश ही नहीं मानते थे, अपना राष्ट्र मानने की गलती उन्होंने कभी नहीं की। वे भारत की धन संपत्ति से इंग्लैंड को समृद्ध बना रहे थे। इसकी प्रतिक्रिया तथा अंग्रेजों के राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा से राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा था। ग्रामीण इकाइयों की संकुचित दृष्टि टूटने के बाद लोगों को यह एहसास होने लगा कि उनका भाग्य भारतीय संसाधनों तथा उत्पादनों से जुड़ा है। अतः इनके संरक्षण की चिंता आर्थिक गतिशीलता के प्रभाव से सामाजिक गतिशीलता भी उत्पन्न हुई। अंग्रेजी शासन और शिक्षा के प्रभाव के कारण जातीयता की भावना भी किंचित उदार हुई। वर्ण व्यवस्था में जो कमजोरियां थीं, उनकी ओर शिक्षितों की दृष्टि गई तथा मानवीय समानता के प्रचार के प्रयत्न किए गए। नई आर्थिक व्यवस्था के कारण उच्च वर्ग, मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग आदि वर्गों का उदय हुआ। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पुरानी परंपरा को तोड़कर नई व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के माध्यम में अंग्रेजी भाषा का विशेष वर्चस्व था। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के द्वार खुले हुए थे। नई शिक्षा में शिक्षित लोगों में संस्कृति तथा जीवन के प्रति नई दृष्टि का विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से एक ऐसा वर्ग भी पैदा हुआ जिसके मन में भारतीय परंपराओं तथा रहन सहन के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। अंग्रेजी संस्कृति के समक्ष भारतीय संस्कृति की महनीयता सिद्ध करने के लिए भी नवशिक्षितों को सामने आना पड़ा। शिक्षा व्यवस्था की धार्मिक पृष्ठभूमि वैज्ञानिक तथा तकनीकी रूप ग्रहण करने लगी। लोगों में शुद्ध आस्थापरक दृष्टि के बदले तार्किक दृष्टि का विकास हुआ। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की इस लौकिक तथा सार्वजनिक चेतना ने भारतीयों की परंपरा प्रियता तथा अंधश्रद्धा की नई सोच को दिशा दी। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव सर्वथा हितकर ही नहीं रहा। आधुनिक काल के पूर्वार्ध को ब्रिटिश काल की संज्ञा देने वाले अंग्रेजी प्रेमी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी स्वीकार किया है कि विदेशी भाषा के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर जो कुठाराघात हुआ वह शायद संसार के किसी अन्य देश में नहीं हुआ। नव शिक्षितों में बहुत से भारतीय अपने देश में ही अजनबी बन गए। पाश्चात्य तथा भारतीय मूल्यों में संघर्ष तथा द्वंद्व की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारतीयों में स्वदेशीपन तथा आत्मरक्षा की भावनाएं जागृत हुईं, जिनके परिणाम स्वरूप अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन शुरू किए गए। राजनीतिक मुक्ति की कामना भी इसका प्रमुख पक्ष था। अंग्रेजों के आगमन के साथ ईसाई धर्म प्रचारकों का जोर बढ़ता गया। गरीबों की सेवा तथा आर्थिक मदद से ये मिशनरी उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे। ये लोग हिंदू धर्म की बुराइयों को कुरेद कर सामने लाते थे, जिसकी प्रतिक्रिया में स्वयं हिंदू विचारक धार्मिक परिष्कार के लिए अग्रसर हुए। इस कार्य में उन्हें पूरा सरकारी सहयोग भी मिला। नरबली, सती प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक सामाजिक कुरीतियां बंद होती गई। हिंदू धर्म का व्यष्टिमूलक रूप समष्टिमूलक हो गया। ईसाई प्रभाव से उसमें मानव सेवा की भावना प्रमुख हो गई। नवीन सामाजिक तथा धार्मिक चेतना के प्रभाव की अनुगूंज हिंदी साहित्य में स्पष्ट रूप से व्याप्त दिखाई देती है। नई शिक्षा की प्रेरणा से लोगों का दृष्टिकोण रूढ़ियों एवं परंपराओं से मुक्त होकर उदार तथा विवेक सम्मत बन सका।
वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा विचारों को भी गौरव प्राप्त हुआ, जिससे मध्यकालीन जकड़न तथा जड़ता टूटने लगी। रीतिकालीन इहलौकिक दृष्टि धार्मिकता का कवच उतारकर वैज्ञानिक चिंतन के धरातल पर सामान्य मानवीय कल्याण कामना के रूप में व्यापक हो गई। व्यापार की बढ़ोतरी के लिए अंग्रेजों ने भारत में यातायात की सुविधाओं का विकास किया। सुरक्षा की दृष्टि से भी सड़कों और रेलों के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। यातायात के इन साधनों के कारण गांव और शहर का संपर्क बढ़ता गया। एक क्षेत्र तथा संप्रदाय के लोग दूसरे समुदाय से मिलकर अपनी संकुचित दृष्टि छोड़ने लगे। देश में व्यवहारिक रूप से राष्ट्रीयता तथा वैचारिक एकता की भावना उत्पन्न होने लगी। वैचारिक आदान प्रदान में भी यातायात की सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिक कालीन साहित्य की समृद्धि में प्रेस का उल्लेखनीय सहयोग है। यद्यपि भारत में छपाई का कार्य सन 1550 में ही आरंभ कर दिया गया था, किंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही प्रेस खुलने लगे। जनमत को अनुकूल बनाने तथा अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा वितरण छापाखानों के द्वारा ही संभव हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभिक विकास पत्र पत्रिकाओं के विकास के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। इन पत्रों के माध्यम से गलत रूढ़ियों पर जोरदार आघात किए गए। अंग्रेजी शासन की बुराइयों को भी निर्भीकता से बेनकाब किया गया। साहित्यकार और सामाजिकों का यद्यपि प्रत्यक्ष रिश्ता टूटा अवश्य, किंतु लेखन के स्तर को सुरक्षित रखने की कोशिश भी हुई। पाठकों का समाज पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक हुआ। वह काव्य का सामूहिक श्रोता ही नहीं बल्कि एकांत चिंतक, आस्वादक, वैयक्तिक संपत्ति का निर्धारक बन गया। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक स्थितियों और संबंधों के बदलाव के कारण भारतीय जीवन में एक नया अस्मिता बोध स्फुरित हुआ। पश्चिमी शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, औद्योगिकता से संपर्क के कारण भारतीयों में आत्मनिरीक्षण तथा आत्म परिष्कार की चेतना अनिवार्यतः उद्बुद्ध हुई। उनके समक्ष अनेक सवाल एक साथ कौंधने लगे। क्या ईसाई धर्म के आगे भारतीय धर्म की कोई अहमियत नहीं है? क्या अंग्रेजी रीति रिवाजों के आगे भारतीय सामाजिक रीतियां तथा प्रथाएं तुच्छ हैं? क्या पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, भाषा आदि के सामने भारतीय ज्ञान विज्ञान तथा भाषाओं की कोई भी महत्ता नहीं है? क्या हम इतने अशक्त एवं निर्वीर्य हैं कि 7 समुद्र पार से एक विजातीय हमें गुलाम बनाए रखे? इन सभी सवालों के जवाब वे ठंडे दिल से किंतु बेचैनी से सोचने के लिए विवश हुए। अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने के लिए युगों से प्रचलित प्रथाओं तथा कुरीतियों को बेरहमी से तोड़ने तथा नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया गया। उपयोगी तथा मूल्यवान परंपराओं को आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुकूल बुद्धिसम्मत व्याख्या करके उनकी अर्थवत्ता तथा प्रासंगिकता को विदेशी रीति रिवाजों के समरूप सिद्ध करने के प्रयत्न किए गए। नवजागरण लाने में इन आगे की संस्थाओं एवं व्यक्तियों का सराहनीय योगदान रहा, जिनका उल्लेख मैं अब करने जा रही हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। राजा साहब विदेशी भारतीय विचारों तथा चिंतनों से पूर्णतः परिचित थे। आधुनिक भारत के ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने आडंबरों, अंधविश्वासों, पाखंडों का खंडन करके विशुद्ध ब्रह्म उपासना के महत्व को प्रतिपादित किया। सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा के खिलाफ
जिहाद छोड़ने वाले पहले थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने अपनी उदार दृष्टि के कारण पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रचार प्रसार में योगदान किया। ब्रह्म समाज को गतिशील बनाने वाले महानुभावों में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई। इसके प्रमुख उन्नायक विधिवेत्ता प्रगतिशील चिंतक महादेव गोविंद रानाडे थे। अतीत के प्रति समादर भाव से युक्त होते हुए भी रानाडे अतीत की यथा स्थिति के कायल नहीं थे। किसी जीवित समाज में अतीत की मान्यताओं को यथावत स्थापित भी नहीं किया जा सकता। उनकी दृष्टि में समाज के प्रति विशेष रुचि थी। जाति पाति की निरर्थकता सिद्ध करते हुए उन्होंने सामाजिक समता, स्त्री शिक्षा तथा अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद ने मूलतः अपने गुरु रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, परंतु विवेकानंद के समाज के उन्मुख धर्म से भारतीय दर्शन को नई दिशा मिलनी थी, वह मिली। उनकी दृष्टि में धर्म वह है जो शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति दे, जो आत्मसम्मान दे, राष्ट्रीय गौरव प्रदान करे। विवेकानंद अपने देशवासियों को कर्म योग में दीक्षित करना चाहते थे तथा उनमें धार्मिक श्रेष्ठता की भावना जगाना चाहते थे। सन 1893 में शिकागो में संपन्न हुए विश्व धर्म संसद में भारतीय धर्म की महत्ता को उद्घोषित करके उन्होंने भारतीयों के मन में पुनः इस विश्वास को जगा दिया कि अब भी हमारे पास ज्ञान की वह थाती है जिसे विश्व को आवश्यकता है। आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती उच्च कोटि के संस्कृतज्ञ, कुशल वक्ता तथा असाधारण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। आर्य समाज की स्थापना 1867 में की गई। वैदिक धर्म की समग्रता एवं सार्वभौमिकता को प्रतिपादित करते हुए इन्होंने जातीय, लैंगिक आदि भेदों को मिटाने की कोशिश की। समाज के सम्यक विकास के लिए इन्होंने पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की महत्ता को भी स्वीकार किया। इनके प्रयास से कई स्कूल खोले गए। इनके विचारों की लहर ने उत्तर भारत को विशेष रूप से परिष्कृत किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ। भारत में इसका विशेष प्रचार श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सन 1893 के बाद हुआ। एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्म का गुणगान करते हुए राष्ट्रीयता की भावना को पुष्ट किया। विविध क्षेत्रों में जागृति आने के बाद भारतीयों को दास्ता खटकने लगी। आध्यात्मिक दृष्टि से भारत चाहे जितना ऊंचा हो, किंतु परतंत्रता की स्थिति में उसका अपना महत्व कैसे हो सकता है। राजनीतिक जागृति के कारण ही 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1000 वर्ष के मुस्लिम शासन के टूटने के बाद हिंदुओं ने राहत की सांस ली। हिंदुओं को 1000 वर्ष बाद पूरे नागरिक अधिकार मिले और कानून की निगाह में वे मुसलमानों के समकक्ष हो गए। इससे उनमें आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई और साथ ही अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण उनका एकाकीपन और संसार से कटाव दूर हो गया। मुस्लिम शासकों की क्रूरता तथा अत्याचार से संत्रस्त भारतीयों में एक बार अंग्रेजों के प्रति प्रशंसा के भाव जाग उठे। श्री नारायण चतुर्वेदी का विचार है कि भारतेंदु आदि लेखकों ने जो अंग्रेजी की प्रशंसा की है, वह इनका इस बात का कृतज्ञता ज्ञापन था कि अंग्रेजों ने मुसलमानों के बराबर
नागरिक अधिकार दिए तथा अपना धर्म पालन करने और अपने ढंग से अपना जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता दी। किंतु बहुत ही जल्दी भारतवासी अंग्रेजों की शोषण की नीति से परिचित हो गए थे। फलतः धार्मिक आंदोलनों की अपेक्षा राजनीतिक मुक्ति की ओर भारतीयों की दृष्टि उन्मुख हुई। राजनीतिक आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार महात्मा गांधी सिर्फ परतंत्रता के ही नहीं बल्कि सामाजिक रूढ़ियों, असमानता के विरुद्ध भी संघर्षरत थे। उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का भी भारतीय जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में घटित रूस जापान युद्ध सन 1904 में जो हुआ तथा 2 विश्व युद्ध 1914 से 18 और 1939 से 45 का भारतीय राजनीतिक संघर्ष पर प्रेरणात्मक असर हुआ। लोगों में अंतर्राष्ट्रीय सोच पैदा हुई जिसका स्पष्ट प्रतिबिंब हिंदी साहित्य में दिखाई देता है। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया क्रमशः तेज होती जा रही थी। नवजागरण में अतीत गौरव की प्रेरणा से वर्तमान सामाजिक उत्थान का महत्व बढ़ता जा रहा था। पश्चिमी साहित्य के संपर्क तथा समष्टिगत चेतना के विस्तृत घटाटोप में से वैयक्तिक स्वच्छंदता तथा स्वतंत्रता का भाव उभरने लगा। 20वीं सदी के आरंभिक 2 दशकों के बाद यह स्थिति अधिक प्रबल हो गई थी। इसके पीछे राजनीतिक असफलता का भी हाथ माना जाता है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की असफलता तथा स्वतंत्रता की आशा क्षीण होने के कारण स्वतंत्रता के समस्त भाव अंतर्मुखी हो गए। डॉक्टर रघुवंश वैयक्तिक चेतना की जागृति के कारणों में पूंजीवादी व्यवस्था, महायुद्ध का प्रभाव, परंपरागत सामाजिक साहित्य की सर्जना की अनिवार्यता के प्रति विद्रोह आदि को निरूपित करते हैं। 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशकों में यह वैयक्तिक चेतना अंग्रेजी रोमांटिक काव्य के समरूप अतिशय काल्पनिक तथा वायवी रूप में धारण करती गई। इस काल में रचित साहित्य में भारतीय दार्शनिक चिंतनों तथा काव्य परंपराओं को नए तेवर तथा ताजगी के साथ अभिव्यक्ति मिली। इस युग के उन कवियों का साहित्य इतिहास की दृष्टि से अधिक अवदान रहा जो वैयक्तिक स्तर पर ही सही यथार्थ जीवन के प्रति विशेष सचेष्ट रहे। चिंतन तथा अभिव्यक्ति दोनों स्तरों पर सौंदर्यवादी इन साहित्यकारों में व्यक्ति का केवल सुंदर पक्ष ही उभर पाया। इसमें उनका भावनात्मक संसार उजागर हुआ। चौथे दशक के बाद व्यक्ति को उसकी समग्रता में ग्रहण करने की चेष्टा की गई। शुभ अशुभ, आदर्श यथार्थ, महान तुच्छ आदि कटघरों को तोड़कर साधारण आदमी साहित्य में प्रतिष्ठित होने लगा। नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों, विश्व के राष्ट्रों से पारस्परिक संबंधों, अस्तित्ववादी दर्शन की धूम, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि अन्य सामाजिक विज्ञानों के प्रति बढ़ती रुचि, विविध देशों में के सांस्कृतिक आदर्शों तथा मूल्यों की टकराहट, जीवन के प्रति इहलौकिक दृष्टिकोण की प्रधानता और बौद्धिक चिंतन के दबाव से परंपरित मानवीय मूल्य तथा मानवीय संबंध टूटते जा रहे हैं। साहित्य रचनात्मकता के स्तर पर मनुष्य के नवीन संवेदनों से जूझ रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और औद्योगिकीकरण का परिणाम है, जबकि आधुनिकता औद्योगिकीकरण की अतिशयता, महानगरीय एक रस, 2 महायुद्धों की विभीषिका का फल है। वस्तुतः नवीन ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप उत्पन्न विषम मानवीय स्थितियों के नए गैर रोमांटिक और अमिथकीय साक्षात्कार का नाम आधुनिकता है। धन्यवाद।